हेलो दोस्तों, नमस्कार। शेखावटी साइंस क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हूं दिनेश चौधरी और आज लेकर के आया हूं नया टॉपिक पोषक तत्व। दोस्तों, जो आज अपन बात करेंगे वो करेंगे पोषक तत्वों से संबंधित जो जेट कृषि पर्यवेक्षक आईसीआर के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उनकी अपन आज बात करेंगे। दोस्तों, ये आज का जो सेशन है वो जेट कृषि पर्यवेक्षक और आईसीआर के जो विद्यार्थी हैं, जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, उनके लिए बहुत ही रोचक और जानकारी वाला होने वाला है। अगर उन लोगों ने ये वीडियो देख लिया है तो उनके जो भी क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड आने वाले हैं वो एक भी क्वेश्चन वो मिस नहीं करेंगे। तो आइए दोस्तों, अपन बिना देरी किए हुए आज के वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं कि पोषक तत्व होते क्या हैं। ठीक है, तो दोस्तों पोषक तत्व की अपन सीधी सी बात करें, सामान्य शब्दों के अंदर बात करें तो पोषक तत्व का मतलब होता है जो कि पौधे की वानस्पतिक वृद्धि और जननिक प्रक्रियाओं को पूर्ण करने में सहयोगी होते हैं, वो पोषक तत्व कहलाते हैं, मतलब पोषण प्रदान करते हैं। ठीक है, तो पोषण प्रदान करने वाले तो बहुत सारे तत्व होते हैं जिनके अंदर अपन अगर डिस्कवरी की बात करें तो 106 के समथिंग आपके जो पोषक तत्व हैं वो डिस्कवर किए हुए हैं, खोजे गए हैं। परंतु उन 106 तत्वों में से आपके सारे के सारे तत्व पौधे के अंदर अपना जो रोल है वो प्ले करते हैं, परंतु बहुत से ऐसे तत्व हैं कि अगर वो पौधे को उपलब्ध नहीं है तो उनकी वजह से पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। तो इस अनुसंधान के लिए दो वैज्ञानिक हुए थे, डॉक्टर अर्नोन एंड स्टाउट। उन्होंने 1939 के अंदर एक रिसर्च किया था, अनुसंधान किया था, और उन्होंने बताया था कि पोषक तत्व ठीक है, परंतु पौधे के लिए ऐसे तत्व जिनके बिना जिनकी कमी के बिना पौधा अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता है, उनको अपन आवश्यक पोषक तत्व कहेंगे। तो इन्होंने क्या है, आवश्यकता की कसौटी, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स, एक कसौटी दी, अवधारणा दी, और जो आपके क्वेश्चन आता है वो भी इसी पॉइंट से आता है कि पोषक तत्वों की आवश्यकता की कसौटी किन वैज्ञानिकों ने दी। तो सर्वप्रथम आपके अर्नोन और जो स्टाउट थे उन्होंने 1939 के अंदर आपकी आवश्यकता की जो कसौटी है उसको प्रतिपादित किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, थोड़े समय बाद अर्नोन और जो स्टाउट थे उनके बीच में थोड़ा सा तनातनी हो गई और किसी कारणवश वहाँ से स्टाउट है जो क्या हो गए, आउट हो गए, और आपके अर्नोन भाई साहब बच गए। तो अर्नोन भाई साहब ने क्या किया, 1954 के अंदर इस जो कसौटी दी गई थी आवश्यकता की, जिसके अंदर अलग अलग पॉइंट्स दिए गए थे, नियम बनाए गए थे, उन नियमों को, अवधारणाओं को उन्होंने थोड़ा सा संशोधित किया, और संशोधित जो आपकी आवश्यकता की जो कसौटी थी वो 1954 के अंदर लागू हुई। और अभी अगर अपन वर्तमान में क्वेश्चन अगर आ जाएगा, आवश्यकता की जो कसौटी है वो संशोधन किसने किया, तो अर्नोन ने किया। किसने किया? अर्नोन ने किया। और कब किया? 1954 के अंदर किया। केवल अर्नोन ने किया उस टाइम, 1954 के टाइम पे आपके स्टाउट वहाँ पर भाई साहब नहीं थे। तो इन्होंने 3 चीज़ें बताई थी। ठीक है, फर्स्ट चीज़ इन्होंने बताई थी कि आवश्यक पोषक तत्व वह होंगे जो कि पौधे की वानस्पतिक वृद्धि और जननिक प्रक्रिया के अंदर सहयोगी होंगे। अगर उन पोषक तत्वों की कमी होती है तो पौधे की वानस्पतिक वृद्धि और जननिक प्रक्रिया रुक जाएगी, पूर्ण नहीं हो पाएगी। एक कसौटी तो उन्होंने ये दे दी। ठीक है, दूसरी कसौटी उन्होंने दी कि ऐसे पोषक तत्व जिनकी पौधे के अंदर कमी होने पर केवल वही तत्व पौधे को प्रदान करके अपन उसकी कमी को दूर कर सकते हैं, किसी अन्य पोषक तत्व को मिट्टी में प्रदान करके उस पर्टिकुलर पोषक तत्व की कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। माना कि पौधे के अंदर नाइट्रोजन की कमी हो रही है तो आप मिट्टी के अंदर फास्फेटिक जो फर्टिलाइज़र है वो देख करके आप नाइट्रोजन की कमी को पूर्ण नहीं कर सकते हैं। नाइट्रोजन की कमी को अगर दूर करना है तो उसके लिए आपको
नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र ही आपको खेत के अंदर डालने होंगे, तभी जा कर के उस खेत में उगे हुए आपके जो पौधे हैं वो वहाँ से नाइट्रोजन को ग्रहण करेंगे और अपने अंदर जो बॉडी के अंदर जो कमी हो रही है नाइट्रोजन की उसको पूर्ति करेंगे। ठीक है, 2 कसौटियाँ तो ये हो गई। एक कसौटी उन्होंने ये दी थी कि भाई साहब जो आवश्यक पोषक तत्व होंगे वो सीधे रूप से जो उपापचयी क्रियाएं होती है पौधे की उनमें जुड़े हुए रहेंगे। किसी भी पोषक तत्व की अगर कमी हो रही है तो उस पोषक तत्व की कमी होने से वो जो उपापचयी प्रक्रिया है वो आपकी क्या होगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। जैसे प्रोटीन संश्लेषण की अपन बात करते हैं, आपके एमिनो एसिड के संश्लेषण की बात करते हैं, आपके क्लोरोफिल के संश्लेषण की बात करते हैं, तो इनमें अलग अलग आपके पोषक तत्व जुड़े होते हैं। जैसे प्रोटीन के निर्माण की बात करते हैं तो उसके अंदर आपका नाइट्रोजन जुड़ा हुआ होता है। अगर आपके नाइट्रोजन की कमी आती है तो पौधे के अंदर जो प्रोटीन का जो निर्माण हो रहा है वो जो क्रियाविधि है वो आपकी क्या हो जाएगी, अवरुद्ध हो जाएगी, वो आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी और आपका प्रोटीन संश्लेषण की जो रेट है वो गिर जाएगी। तो ये तीनों जो कसौटियाँ हैं ये आपके अर्नोन और स्टाउट ने 1939 के अंदर दी। अगर क्वेश्चन आ जाए दोस्तों सीधा सीधा कि निम्न में से पौधों के आवश्यक पोषक तत्वों के लिए जो कसौटी दी गई है किसके द्वारा दी गई है, अगर ऑप्शन के अंदर आपके अर्नोन एवं स्टाउट है, एक के अंदर आपका अर्नोन है, ठीक है, और 2 ऑप्शन है, एक में अर्नोन और स्टाउट है और एक में अर्नोन है, तो उस समय आपको अर्नोन और स्टाउट को सही करना है। अगर क्वेश्चन के अंदर संशोधन पूछा गया है, संशोधन वर्ड आ जाता है, तो उस टाइम पे केवल मात्र आपको अर्नोन को टिक करना है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इस आवश्यकता की कसौटी के अनुसार अगर कुल आवश्यक पोषक तत्वों की बात करें तो कुल आवश्यक पोषक तत्वों की जो संख्या है वो 17 हैं। ठीक है, जब अर्नोन और स्टाउट ने आवश्यकता की कसौटी दी थी उस टाइम पोषक तत्वों की संख्या 16 थी, फिर उसके बाद में एक पोषक तत्व और ऐड कर दिया गया था, ठीक है, निकल, और टोटल संख्या आपकी हो गई 17। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और लाभदायक पोषक तत्व अगर अपन बात करें तो लाभदायक पोषक तत्व, इसकी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए कि ऐसे पोषक तत्व जो कि पौधे के अंदर विशेष गुणों को उत्तेजित करते हैं या उनको बढ़ावा देते हैं वो आपके लाभदायक पोषक तत्व कहलाते हैं। अगर ये मिट्टी के अंदर ये पोषक तत्व उपलब्ध होंगे तो पौधा इनको ग्रहण करके अपने अंदर जो विशेषताएं हैं उनको डेवलप कर लेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लेगा। परंतु अगर मिट्टी के अंदर इन पोषक तत्वों की कमी है तो पौधा अपना जीवन चक्र इन पोषक तत्वों की वजह से रोकेगा नहीं, पूर्ण जरूर करेगा वो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि लाभदायक जो पोषक तत्व होते हैं, इसका एक उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ कि 2 बच्चे हैं, ठीक है, एक गरीब के घर पे पैदा होता है और एक अमीर के घर पे पैदा होता है। तो जीवित तो दोनों ही बच्चे रहते हैं। एक बच्चे को जो गरीब के घर पे हैं उसको रोटी दाल चावल मिलते हैं डेली, ठीक है, और जो अमीर के घर पे पैदा होता है उसको रोटी दाल चावल तो मिल रही है, इसके अलावा बॉर्नवीटा मिलती है, आपकी बादाम मिलती है, काजू मिलते हैं, पिस्ता मिलते हैं और अच्छे अच्छे फल फ्रूट्स मिलते हैं। तो जीवित तो आपका वो गरीब का बच्चा भी है, ठीक है, और जीवित आपका अमीर का बच्चा भी है। परंतु अगर बॉडी स्ट्रक्चर आप दोनों की देखोगे तो जो आपका गरीब का बच्चा है वो थोड़ा सा दुबला पतला होगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स सही नहीं होंगे। जो अमीर का बच्चा है वो थोड़ा सा हष्ट पुष्ट होगा, खाने पीने का अगर उसने बराबर खाया है। तो जो आपके रोटी की उनकी बात कर रहा हूँ वो आपके आवश्यक पोषक तत्व हो गए जो कि गरीब के बच्चे को भी मिल रहे हैं और अमीर के भी मिल रहे हैं। और लाभदायक पोषक तत्वों की बात कर रहा हूँ जो कि अमीर के बच्चे को भी मिल रहे हैं, जैसे कि काजू पिस्ता वगैरह वगैरह फल फ्रूट्स, जो कि आपके सोडियम, वेनेडियम, सिलिकॉन और कोबाल्ट है। इन 4 तत्वों को क्या कहा गया है, लाभदायक पोषक तत्व कहा गया है। क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि निम्न में से लाभदायक पोषक तत्व हैं, तो 3 ऑप्शन तो आपको कुल जो आवश्यक पोषक तत्व हैं उनके दिए होंगे और एक ऑप्शन इन 4 में से आपको देखने को मिलेगा। तो वो आपके क्या होंगे, जो आपने लाभदायक पोषक तत्व में से ढूंढ लिया उस 4 ऑप्शन में से, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब एक टर्म आता है कार्यकारी पोषक तत्व। कार्यकारी पोषक तत्वों की जब अपन बात करते हैं तो एक निकोलस साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने 1961 के अंदर ये टर्म दी थी, फंक्शनल एलिमेंट्स। कार्यकारी पोषक तत्व होते हैं दोस्तों जो पौधे के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं और
अलग अलग उपापचय क्रियाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो कार्यकारी पोषक तत्वों की जब अपन बात करते हैं तो 17 प्लस 4 टोटल जो आपके कार्यकारी तत्व हो गए वो 21 हो गए। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है कि जो आपको फंक्शनल एलिमेंट पूछे तो फंक्शनल एलिमेंट की जो नंबर्स है वो 21 है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट करके बताएं ताकि मैं आपको प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकूं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये दोस्तों आप जनरली जानते होंगे कि भाई जो आवश्यक पोषक तत्वों का जो वर्गीकरण है सब भी जानते हैं, फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि जो नए बच्चे हैं 12th पास करके जिन्होंने 2-2 3-3 साल हो गए पढ़ाई छोड़ रखी है, तो उन बच्चों के लिए ये पॉइंट मेरे को करवाना अनिवार्य है। जो कॉलेज के बच्चे हैं वो तो इन चीज़ों को अच्छे से जानते हैं, फिर भी मैं 5 मिनट में इसको आपको कवर करवा देता हूँ। आवश्यक पोषक तत्वों की जब अपन बात करते हैं तो इनका जो वर्गीकरण है वो वर्गीकरण आपके इनकी पौधे के अंदर जो आवश्यक मात्रा है, जो आवश्यक क्वांटिटी है, उसके आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है। तो इनको 2 भागों के अंदर वर्गीकृत किया गया है। एक तो है वृहद पोषक तत्व और एक है आपके सूक्ष्म पोषक तत्व। ऐसे पोषक तत्व जिनकी 1 ppm से ज़्यादा मात्रा पौधे के लिए आवश्यक होती है उनको क्या कहते हैं, वृहद पोषक तत्व कहते हैं। और जिन पोषक तत्वों की 1 ppm से कम मात्रा आवश्यक होती है पौधे के अंदर उनको सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। अंग्रेजी में अगर बात करें तो इन सूक्ष्म पोषक तत्व को ओलिगो एलिमेंट्स भी कहते हैं, ट्रेस एलिमेंट भी कहते हैं, माइनर और माइक्रो एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो वृहद पोषक तत्वों की जब अपन बात करें तो इनके अंदर मुख्यतः आपके 9 जो पोषक तत्व हैं उनको वृहद पोषक तत्व कहते हैं, जिसके अंदर आपका कार्बन आता है, हाइड्रोजन आता है, ऑक्सीजन आता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका नाइट्रोजन आता है, फॉस्फोरस आता है, पोटेशियम आता है, फिर अगर अपन बात करें तो कैल्शियम आता है, मैग्नीशियम आता है और सल्फर आता है। तो ये जो 9 पोषक तत्व हैं आपके वृहद पोषक तत्व हैं। और सूक्ष्म पोषक तत्वों की अगर अपन बात करें तो जिंक हो गया, आयरन हो गया, मैंगनीज हो गया, बोरोन हो गया, कॉपर हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, क्लोराइड और निकल, ये सारे के सारे आपके क्या हो गए, सूक्ष्म पोषक तत्व हो गए जिनकी पौधे के अंदर जो आवश्यकता होती है वो 1 ppm से कम होती है। ठीक है, अब दोस्तों बात तो ये हो गई इनके क्लासिफिकेशन की। अगर अपन बात करें दोस्तों कि पौधे की जो संरचना का निर्माण करता है, तो जो संरचना के निर्माण में सबसे ज़्यादा जो भाग लेते हैं पोषक तत्व वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, तो इनको अपन संरचनात्मक तत्व भी कहते हैं। इनके बारे में अपन आगे की स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि इनकी कितनी कितनी क्वांटिटीज़ रिक्वायर्ड होती है पौधे की जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, पौधे की संरचना का जो निर्माण होता है उसमें इनका कितना प्रतिशत हिस्सा होता है। ठीक है, अब दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि उर्वरक तत्व। तो उर्वरक तत्व उन तत्वों को कहेंगे जिनके द्वारा सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र का निर्माण किया गया हो या उर्वरकों का निर्माण किया गया हो। तो अगर अपन विश्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो फसलों उत्पादन अपन लेते हैं और उनमें जो उर्वरकों की ज़रूरत पड़ती है उसमें आपके नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और आपके सल्फर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये पोषक तत्वों की आपके ज़रूरत पड़ती है। तो ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और सल्फर तत्व हैं, इनको फर्टिलाइज़र तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्टिलाइज़र तत्व भी कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। क्या कहते हैं दोस्तों? फर्टिलाइज़र तत्व कहते हैं। तो ये मोटा मोटा जो यहाँ जहाँ से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं वो अपन ने डिस्कस की है। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि निम्न में से सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। आपको एक ऑप्शन इनमें से दे दिया गया होगा, और बाकी जो ऑप्शन है वो आपको इन वृहद पोषक तत्वों में से दिए गए होंगे। तो आप अगर ये जो स्लाइड अगर आप देख लिए होंगे तो आपको ये चीज़ याद रह जाएगी और आप उसको राइट आंसर दे दोगे। तो आई होप दोस्तों ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं स्पीड से भी बोल रहा हूँ दोस्तों तो आपको क्या करना है, मैं ये यूट्यूब पे आपकी वीडियो जो है फ्री ऑफ कॉस्ट
अपलोड कर रहा हूँ, इसको आप पॉज करके वापस रिज्यूम करके भी देख सकते हैं, बैक जा करके भी देख सकते हैं। तो मेरी एक बार वॉइस रिकॉर्ड हो जाएगी तो आप उसको बार बार देख सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, तो आपको कोई कन्फ्यूज़न में रहना नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों, ज़्यादा आपका समय ख़राब नहीं करूँगा मैं। अब अपन दोस्तों बात करते हैं, एक तो क्वेश्चन अपन बात करें कि पोषक तत्वों की जो उपलब्ध रूप होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर अपन बात करें तो जो पोषक तत्वों को जो पौधे ग्रहण करते हैं वो किस रूप में करते हैं, आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। और जब अपन आयन की बात करते हैं तो आयन का मतलब होता है उनके ऊपर कोई ना कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। एक होता है कि उन पोषक तत्वों की पौधे के अंदर कितनी उपस्थिति है या कितने प्रतिशत जो हिस्सेदारी है उन पोषक तत्वों की है जो कि पौधे के ऊतकों का निर्माण कर रहे हैं। एक दोस्तों क्वेश्चन आपका आ सकता है, जो पोषक तत्व हैं उनकी खोज किसने करी थी और कब हुई थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। इस स्लाइड में से जो भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस रखते हैं, उनको मैं बिल्कुल एकदम सीरियसली आपको कंठस्थ करवा दूंगा। और मैं वादा करता हूं दोस्तों कि इस स्लाइड से जो क्वेश्चन आएगा वो आपके बाहर माइंड से नहीं जाएगा और मैं आपके माइंड में बिल्कुल फिट कर दूंगा, इतने प्यार से आपको पढ़ाऊँगा। तो एक फर्स्ट कॉलम जो बना रखा है दोस्तों, वो अपन ने बना रखा है तत्वों के बारे में, जिसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और सल्फर दे रखे हैं। उनके आगे जो कॉलम बना रखा है उसके अंदर खोज दे रखी है कि इन तत्वों की खोज किसने करी है, साल दे रखा है कौन से साल में खोज की गई है, और उपयोगी रूप दे रखा है कि किस रूप में वो पौधे के लिए उपयोगी साबित होते हैं, किस रूप में पौधे उनको ग्रहण करते हैं। और एक कॉलम दे रखा है आपका कि सामान्य मात्रा के अंदर पोषक तत्व ऊतकों के अंदर जो पौधे के ऊतकों में कितने उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन हाइड्रोजन की बात करें तो इसकी जो खोज है वो इमोमेरियल है, ठीक है, साल भी पता नहीं है। और जो पौधे ग्रहण करते हैं हाइड्रोजन को मुख्यतः जल से ग्रहण करते हैं, किससे, जल से ग्रहण करते हैं। और पादप ऊतकों के अंदर बात करें तो इसकी जो हिस्सेदारी है वो 6% है, कितनी, 6% है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन भी दोस्तों इमोमेरियल है उसकी खोज, ठीक है। और पौधे जो इसको ग्रहण करते हैं वो H2O और O2 के रूप में करते हैं। और जो इसका प्रतिशत भाग है पौधे के ऊतकों के अंदर संरचना में, वो 45% संरचना का निर्माण आपका ऑक्सीजन करता है। तो ये तो पॉइंट हो गए दोस्तों। एक क्वेश्चन जनरली दिमाग घुमाने के लिए आपको पूछ सकते हैं एग्जामिनर, अगर मेरे जैसा एग्जामिनर होगा तो डेफिनेटली आपको पूछेंगे कि पौधे सबसे ज़्यादा पोषक तत्व किस माध्यम से प्राप्त करते हैं, हवा से, जल से, मिट्टी से, ठीक है। तो उसमें आपको ध्यान देना है कि जो पौधे हैं ज़्यादातर आपके जल से पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अगर अपन बात करें तो, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर अपन कार्बन की बात करें तो कार्बन की जो खोज करी थी वो प्रिस्टले ने करी थी और उनके सहयोगियों ने मिलकर करी थी। और जो कार्बन पौधा ग्रहण करता है वो CO2 से करता है, किससे करता है, CO2 से करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑक्सीजन पौधे CO2 से ग्रहण नहीं करते हैं, केवल कार्बन ग्रहण करते हैं। और जो कार्बन का जो संरचना निर्माण में योगदान है वो है 45%, कितना दोस्तों, 45%। अब दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस लाइन से निकल रहा है, नाइट्रोजन की खोजकर्ता कौन थे, TD सियासर जो आपके थे वो इसके खोजकर्ता थे। और 1804 के अंदर नाइट्रोजन की खोज हुई। और दोस्तों अगर अपन बात करें तो पौधे जो नाइट्रोजन को है वो 2 रूपों के अंदर ग्रहण करते हैं, एक तो धनायन रूप में और एक आपके ऋणायन रूप में। जो ऋणायन रूप होता है वो नाइट्रेट होता है, NO3 नेगेटिव होता है, और जो धनायन रूप होता है वो NH4 पॉजिटिव होता है। और अगर हिस्सेदारी की बात करें पौधे के अंदर तो 1 से 5% तक इसकी पौधे के भाग में हिस्सेदारी होती है, कितनी, 1 से 5% हिस्सेदारी। यहाँ पौधे का जो निर्माण है वो 1 से 5% आपका नाइट्रोजन करता है। दोस्तों क्वेश्चन आता है कि जो अमोनियम ग्रहण करते हैं
वो कौन कौन सी फसलें हैं। तो अगर अमोनियम ग्रहण करने की बात करें तो आपके चावल हो गया, ठीक है, राइस, और आपके गन्ना हो गया, ठीक है, शुगर केन। तो ये दोनों जो फसलें हैं वो शुरुआती अवस्था में आपकी नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करती है, अमोनियम के रूप में ग्रहण करती है, और उसके बाद में वापस वो भी नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करने लग जाती है। परंतु इन दोनों फसलों के अलावा जितनी भी आपकी फसलें हैं, चाहे वो सब्जी वाली हो, चाहे आपकी अनाज वाली फसलें हो, चारे वाली फसलें हो, वो नाइट्रोजन को हमेशा नाइट्रेट के रूप में ही ग्रहण करती है, NO3 नेगेटिव रूप में ही ग्रहण करती है। अगर क्वेश्चन आपको पूछ ले कि निम्न में से सर्वाधिक फसलें नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करती है, अगर ऑप्शन नाइट्रेट दे रखा हो तो नाइट्रेट को टिक करना है, अगर रेनाइन रूप दे रखा हो तो रेनाइन को टिक करना है, क्योंकि धनायन रूप तो केवल आपकी चावल और गन्ना जो फसल है वो ग्रहण करती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर अपन पोटेशियम की बात करें दोस्तों, जो पोटेशियम है वो पोटेशियम की सी स्प्रिंगल जो आपके वैज्ञानिक थे उन्होंने पोटेशियम की खोज करी थी 1839 के अंदर। और एक जो इम्पोर्टेंट और इजी जो क्वेश्चन है वो इसका रूप पूछते हैं कि जो पौधे ग्रहण करते हैं पोटेशियम को वो किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो K+ रूप में उसको ग्रहण करते हैं, ठीक है। और अगर इसकी हिस्सेदारी की बात करें कि पौधे की संरचना का निर्माण जो होता है उसमें पोटेशियम की कितनी हिस्सेदारी होती है, तो 1% आपका पोटेशियम उसमें पौधे की संरचना में उपस्थित होता है। अगर दोस्तों कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम की खोजकर्ता भी सी स्प्रिंगल थे, उन्होंने 1839 के अंदर खोज करी थी। और जो कैल्शियम का जो उपयोगी रूप है वो भी दोस्तों क्या है, Ca2+, ठीक है, ये भी एक प्रकार का आपका धनायन है, ये आपको ध्यान रखना है। और पौधे के जो उत्तकों के जो निर्माण करता है उसके अंदर इसकी जो हिस्सेदारी है वो 0.5% है। नेक्स्ट एलिमेंट आता है मैग्नीशियम, सी स्प्रिंगल ने खोज करी 1839 में, और इसका जो पौधों के लिए उपलब्ध रूप है वो Mg2+ है, ठीक है। फॉस्फोरस की अगर बात करें तो यहाँ से एक क्वेश्चन निकलता है, ज़बरदस्त क्वेश्चन निकलता है, और वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके जो खोज करता थे वो तो सी स्प्रिंगल हो गए, 1839 के अंदर खोज करी थी। क्वेश्चन आता है कि पौधों को फॉस्फोरस का कौन सा रूप सर्वाधिक उपलब्ध होता है, तो H2PO4 जो नेगेटिव आपका रूप है दोस्तों, फॉर्म है, वो पौधों को सर्वाधिक मात्रा के अंदर उपस्थित होती है। और किस pH पे, 6.5 pH पर, कितने पर, 6.5 pH पर सर्वाधिक फॉस्फोरस पौधों को उपलब्ध होती है। और रूप अगर पूछे तो H2PO4 उपस्थित होता है। अगर अपन दोस्तों हाईली एसिडिक कंडीशन की बात करें कि जैसे जैसे 5 pH से नीचे की तरफ जाते हैं, तो 5 pH से नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको ऑर्थोफॉस्फोरिक जो अम्ल है उस रूप में आपकी फॉस्फोरस पौधों को मिलेगी H3PO4, ठीक है। और अगर अपन एल्कलाइन कंडीशन की तरफ जाएं, धीरे धीरे 8.5 से ऊपर की तरफ जाएं, तो PO4 3 नेगेटिव आपका जो फॉस्फोरस का रूप है, फॉस्फेट है, वो पौधे को उपलब्ध होती है। तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं ये मैं बताया हूँ आपको। और एक क्वेश्चन दोस्तों और आता है कि जो फॉस्फोरस के दो रूप है H2PO4 नेगेटिव और HPO4 2 नेगेटिव, किस pH के ऊपर पौधे को समान मात्रा के अंदर उपस्थित होते हैं, तो pH 7.2 pH पे, 7.2 pH पे आपके H2PO4 नेगेटिव और HPO4 2 नेगेटिव जो रूप है दोनों के दोनों ही आपके पौधे को उपलब्ध होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों एक क्वेश्चन जो पूछते हैं सल्फर के बारे में, सल्फर के वैज्ञानिकों का नाम पूछते हैं। जो सच और जो नॉफ वैज्ञानिक है इन्होंने सल्फर की खोज करी थी 1860 के अंदर, ठीक है। और एक जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो सल्फर का रूप पूछते हैं SO4 2 नेगेटिव। और दोस्तों एक और ज़्यादा ज़बरदस्त पीजी वाले बच्चों आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सल्फेट की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, ये रट लो, क्वेश्चन आएगा। और बहुत से इंटेलिजेंट बच्चे भी इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो सल्फेट की जब भी ऑक्सीडेशन नंबर पूछे तो +6 होती है, -2 मत कर देना, ठीक है, क्योंकि भाई साहब ये क्वेश्चन मेरा 3 बार गलत हुआ है, पीजी के अंदर भी गलत हुआ है और पीएचडी के इंट्रेंस टेस्ट में भी गलत हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप ठोकर नहीं खाओ, ठीक है।
तो +6 इसकी ऑक्सीडेशन संख्या होती है। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, इसका रूप भी आपको ध्यान रखना है। आई होप दोस्तों ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं दोस्तों क्लोराइड के बारे में, आयरन के बारे में, बोरोन के, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम और निकल के बारे में। तो जो क्लोरीन की जो खोज करी थी वो करी थी टीसी ब्रोयर ने, और 1954 के अंदर खोज कर ली थी भाई साहब। और इसकी जो पौधे के अंदर जो उपलब्धता होती है 100 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम होती है। अगर अपन 100 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम नहीं लिखें तो इसको अपन 100 ppm लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले जो वीडियो बनाए हैं उनके अंदर मैंने आपको बताया है कि 1 मिलीग्राम पर केजी इक्वल्स टू 1 ppm। तो यहाँ 100 मिलीग्राम आपको दे रखा है, और 100 मिलीग्राम को अगर अपन ppm के अंदर बात करें तो 100 ppm होता है। ठीक है। आयरन की बात करें तो आयरन की खोज करता थे ई ग्रिस थे 1843 के अंदर। 1843 के अंदर खोज करी थी, और इसको जो पौधे को जो उपलब्ध रूप है वो फेरस के रूप में यह सर्वाधिक मात्रा के अंदर उपलब्ध होता है। आयरन के भी 2 रूप होते हैं, फेरस और फेरिक, Fe3 पॉजिटिव और Fe2 पॉजिटिव। तो Fe3 पॉजिटिव होता है वो आपका ऑक्सीडेशन पोजीशन होती है, परंतु पौधे इसको अवशोषित नहीं करते हैं। ज़्यादातर पौधे जो ग्रहण करते हैं आयरन को वो Fe2 पॉजिटिव के रूप में करते हैं, और इसकी भी जो मात्रा पौधे के अंदर होती है वो 100 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम होती है। अब अपन बोरोन की बात करते हैं। तो बोरोन की जो खोज करता थे के वेरिंगटन थे, 1923 के अंदर खोज करी थी, और इसके विभिन्न प्रकार के रूप है दोस्तों, H3BO3, H2BO3 नेगेटिव, HBO3 2 नेगेटिव और BO3 3 नेगेटिव। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बोरोन की जो उपलब्धता है किस pH पर सर्वाधिक मात्रा में होती है। तो दोस्तों इसकी भी जो pH है 6.5, इस पे पौधों को सर्वाधिक मात्रा के अंदर आपकी बोरोन उपलब्ध होती है। और एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि बोरोन का कौन सा रूप है जो उदासीन होता है। तो जो आपका H3BO3 जो रूप है वो आपका उदासीन रूप होता है। और इसकी जो क्वांटिटी की बात करें तो जो क्वांटिटी होती है पौधे के अंदर वो 20 मिलीग्राम प्रति केजी होती है या 20 ppm होती है। जो बोरोन से जो क्वेश्चन निकल सकते थे वो मैं आपको बता दिया हूँ। अगर अपन मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज की भी दोस्तों 2 रूप होते हैं, Mn2 पॉजिटिव और Mn4 पॉजिटिव। तो ज़्यादातर जो पौधे आपके ग्रहण करते हैं मैग्नीज को वो Mn2 पॉजिटिव रूप को ही ग्रहण करते हैं। जिन लोगों ने ये स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे अपन बात करते हैं। आई होप दोस्तों आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्योंकि ये जो मैं आपको एक इंडेक्स के रूप में बता रहा हूँ, टेबल फॉर्म में बता रहा हूँ, तो आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना तो आपको इनके जो उपलब्ध रूप कहीं और से पढ़ने हैं, या इनकी खोजकर्ता को पढ़ना है, या पौधे के अंदर इनकी कितनी मात्रा होती है, कहीं अलग जाने की ज़रूरत नहीं है। सब के सब आपको एक ही जगह पर उपलब्ध है। कॉम्पिटिशन के अंदर क्या होता है, सेलेक्टिव मेजर होता, सेलेक्टिव जो कंटेंट होता है वो एक जगह पर हो तो आपको याद करने में आसानी रहती है। तो मैं दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, आपको भी याद करना है, वीडियो को लाइक करना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट एलिमेंट की बात करें, जिंक। जिंक के खोजकर्ता का नाम पूछते हैं सोमर और लिपमैन, जो आपके वैज्ञानिक थे। इन्होंने जिंक की खोज करी थी 1926 के अंदर। और जिंक का जो रूप है वो Zn2 पॉजिटिव है, धनायन है जिंक, और ये पौधों को उपलब्ध होता है 20 मिलीग्राम प्रति केजी पौधे के अंदर उपस्थित होता है। कॉपर हो गया दोस्तों, सोमर और लिपमैन ने इसकी खोज करी थी 1931 में। Cu2 पॉजिटिव रूप होता है और ओनली 6 मिलीग्राम पर केजी आपके पौधे के अंदर उपस्थित होता है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन निकलता है मोलिब्डेनम का। तो मोलिब्डेनम की जो खोज करता थे वो भाई साहब अर्नोन और स्टाउट थे। जब वो अनिवार्यता की कसौटी दे रहे थे पोषक तत्वों की 1939 में, जब मोलिब्डेनम